कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जो बेसिक क्लासेस चल रहे थे लाइफ साइंस के, वह समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग टॉपिक्स के क्लासेस शुरू करेंगे। यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजिंग सेक्शन को ही समझाया जाएगा, बाकी तो आप लोगों का नोट्स दिया ही गया है। और क्लास में ऐसे सेक्शंस को समझा दिया जाएगा जहाँ पर कंफ्यूजन होने की संभावना हो। आज हम लोग सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। यह एक संक्षिप्त वीडियो होगा जिसमें सेल साइकिल के प्रत्येक पहलू को आप समझ सकेंगे। यहाँ पर सिर्फ वही बताया जाएगा जहाँ पर आपको विशेष रूप से केयर रखना है ना। अगर आज बताए गए क्लास के अनुसार आप सारे वर्ड्स को समझ जाते हैं और सारे प्रोसेस को समझ जाते हैं सेल साइकिल का, तो सेल साइकिल का स्टडी में आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। इसके बाद मिटोसिस और मियोसिस के कंसेप्ट को मैं दे दूंगा। तो आइए सेल साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आपको पता है कि मानव जो है खरबों सेल से बना हुआ है, वह अन्य जीव, पेड़ पौधे इत्यादि भी सेल से बने हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल का जीवन काल अनंत होता है। सेल भी नष्ट होते हैं क्योंकि उसमें भी जीवन होता है। तो जब सेल नष्ट हो जाते हैं तो फिर आखिर कैसे लंबे समय तक मानव या अन्य जीव जीवित रह पाते हैं? यह संभव होता है डिवीजन के, सेल डिवीजन के कारण, कोशिका विभाजन के कारण। उसके अलावा आप अक्सर देखते होंगे कि कहीं पर भी कट छट हो जाते हैं शरीर में, तो कुछ दिनों के बाद वह घाव भर जाता है। यह कैसे संभव होता है? यह भी सेल डिवीजन के कारण ही संभव होता है। उसके अलावा आप देखते होंगे कि माता पिता के बहुत सारे गुण उनके संतानों में ट्रांसफ़र होता है। यह आखिर कैसे हो पाता है? यह भी होता है सेल डिवीजन के कारण। लेकिन जिस तरीके से आप जेपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर आज तैयारी नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन जब आ जाएगा उसके बाद भी आप विशेष कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। यानी कि जो आज से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सकारात्मक होगा कि फाइनल सक्सेस प्राप्त करना। उसी तरीके से जो मिटोसिस और मियोसिस की बात होती है, अर्ध समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का जो आपके सिलेबस में है, वह तब तक संभव नहीं होगा जब तक सेल साइकिल को पूरी तरह से आप समझ ना पाए। यानी कि सेल के लेवल पर, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था उस पर आता हूँ, सेल के लेवल पर भी एक तैयारी होती है, तब वो मिटोसिस और मियोसिस जो है संभव हो पाता है। अगर वह तैयारी नहीं होगी तो मिटोसिस मियोसिस संभव है ही नहीं। जैसे ही पता चलता है कि विभाजन होना है तो तैयारियां शुरू हो जाती है और सेल को, नए सेल बनने के लिए सेल डिवीजन जो है बहुत ज़रूरी है ना। यह जो आपका होता है दो पार्ट्स में संभव होता है सेल डिवीजन, इंटरफेज, आई फेज, एम फेज। आई फेज मीन्स हुआ इंटरफेज। एकदम सिंपल है, ध्यान से देखते जाइए। एम फेज दो तरह के होते हैं, मिटोसिस समसूत्री विभाजन, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। जो अभी मैं चर्चा कर रहा था कि आने वाले पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में जो संतानों में माता पिता के भी गुण देखे जाते हैं, वह मियोसिस से पूरी तरह से ये इस डिवीजन के कारण ही संभव हो पाता है। दूसरा मैंने चर्चा किया था कि काट छाट कुछ हुआ शरीर में, तो ये मिटोसिस से संभव होता है कि आपके घाव शीघ्र भर जाते हैं। तो आज जो सेल साइकिल में जो आज हम लोग चर्चा करेंगे, इंटरफेज का, एम फेज का चर्चा नहीं करेंगे, है ना। इसका अलग क्लास होगा, इसका अलग क्लास होगा। आज इसका क्लास होगा। इंटरफेज को पुनः 3 पार्ट में बांटिए, जिसको आपको स्टडी कर लेना है, काम खत्म हो जाएगा। G1, S, G2। अध्ययन में सुविधा के लिए आप G1 को गैप 1 समझ सकते हैं, S को सिंथेसिस फेज समझ सकते हैं, G2 को गैप 2
इंटरफेज समझ सकते हैं, है ना। इस सारी की सारी जो है तैयारी की अवस्था है। क्या चीज की अवस्था है? यहाँ तैयारी हो रहा है। इसको सेल को डायरेक्शन दे दिया गया है ना, मस्तिष्क के द्वारा। मान लीजिए कि आपको अब डिवाइड करना है, नए सेल्स बनाने का समय आ गया है, तो इंटरफेज की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, G1, S, G2, गैप 1 सिंथेसिस फेज एंड गैप 2 फेज। और यहाँ पर जो M फेज होगा, ये जब तक नहीं होगा, ये 95% पार्ट होता है, ये ओनली 5% पार्ट होता है। क्लियर? एक आपका G0 फेज के बारे में भी हल्का मैं बता दूंगा, यह भी होता है ना। G0 फेज भी होता है, इसके बारे में भी हल्का चर्चा हम लोग कर लेंगे। चलिए अब कैसे सारे फेज में क्या क्या होते हैं उसको समझिए। एक सेल है, यह 2 सेल में बदलने वाला है। ओके, इसी सेल से न बदलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर एक सेल है, अगर आप सिंपल मैथ में भी आप जाते हैं तो इसका ज़्यादा एरिया है, नीचे वाले दोनों को मिक्स करके उसका डबल एरिया है। तो क्या लगता है इसी को हम लोग केवल डिवाइड कर दें बिना आकार को बढ़ाए हुए, तो 2 सेम सेल बन जाएंगे, सेम आकार के सेल। क्योंकि हर बार अलग अलग आकार के सेल बनेंगे, छोटा होते जाएंगे, तो फिर मानव या किसी भी जीव का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तो जो आपका G1 फेज होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि इसके आकार में जो मूल सेल था, पेरेंट सेल था, है ना, इसके आकार में वृद्धि हो। आकार में अगर वृद्धि नहीं होगा तो फिर 2 नए सेल कैसे बनेंगे? तो सेल ग्रोथ होता है गैप 1 में, है ना। दूसरा, इसके अंदर जो भी आरएनए हैं, प्रोटीन हैं, एंजाइम्स हैं, इस सारे में वृद्धि शुरू हो जाती है, यानी कि डबल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि यह जरूरी है कि सेल का जब आपका डिवीजन होता है तो डुप्लीकेशन हो उसके ऑर्गेनल्स का, डीएनए के अर्थ में रेप्लिकेशन हो, फोटोकॉपी हो, ठीक है, सिंथेसिस हो प्रोटीन का, प्रोटीन के लिए सिंथेसिस यानी कि निर्माण, सिंथेसिस का अर्थ हुआ निर्माण, ये सारा प्रोसेस होना चाहिए। उसमें जो आपका G1 फेज में होता है, सेल में ग्रोथ होता है, आरएनए डबलिंग होने की ओर बढ़ता है, प्रोटीन डबल होने की ओर बढ़ता है, एंजाइम्स डबल होने की ओर बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, G1 फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। क्लियर? क्रोमोजोम डबल नहीं होते। इससे तो आप एकदम स्पेशली केयर कीजिएगा, किसी भी फेज में क्रोमोजोम तो डबल होता ही नहीं है। इसको दिमाग से एकदम निकाल दीजिए, हर जगह एकदम लिखिए G1 फेज में, S फेज में, G2 फेज में कि क्रोमोजोम डबल नहीं होता है ना। हम लोग अब आते हैं S फेज में। इस फेज में जो आपका होता है, सेकेंड फेज हो गया इंटरफेज का, G1, S एंड G2। इस फेज में जो आपका होता है, जो प्रमुख घटनाएं यहां पर होती हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, क्लियर, सेंट्रोसोम का निर्माण, डबल होना, 1 गुना 2 होना, है ना, एक सेंट्रोसोम से 2 सेंट्रोसोम का बन जाना। और ये बहुत ही प्रमुख आपका घटना है डीएनए रेप्लिकेशन। क्योंकि जब नया डीएनए नहीं बनेगा तो नया सेल कैसे बनेगा, यानी कि क्रोमोजोम कैसे बनेगा। इसको ऐसे समझिए,
ये पिछली क्लास में मैं पूरी तरह से कंसेप्ट दे चुका हूँ, है ना। वहाँ कोई भी कन्फ्यूजन हो वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यहाँ भी कर सकते हैं। एक क्रोमोजोम है ना, इसको जो कहा जाता है सिंगल क्रोमोजोम विथ सिंगल DNA and single chromatid क्लियर। ये क्या होता है? रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेशन भी आपके सिलेबस में उसको समझा दूंगा, इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। रेप्लिकेट जब होता है, रेप्लिकेट मीन्स फोटोकॉपी, इसका डबल हो जाता है। रेप्लिकेशन होने के बाद क्या हो गया? डबल हो गया, है ना। मैंने बताया था पिछले क्लास में भी कैसे डबल होता है ना। ये बीच में काइनेटोकोर और सेंट्रोसोम है, सेंट्रोमेयर है। यहाँ देखिए सिस्टर्स क्रोमोजोम होंगे, जबकि दूसरे जब आपके मदर फादर वाले आएंगे, दूसरे होमोलोगस आएंगे, तो उनके जो ब्रांचेस होंगे वो नॉन सिस्टर्स में आएंगे, है ना। लेकिन एक ही माता या पिता, एक ही किसी एक से जो क्रोमोजोम आ रहा है, उनके क्रोमेटिड्स को, ये जो हुआ आपका, ये और ये मिला के एक क्रोमेटिड हुआ, ये और ये मिला के दूसरा क्रोमेटिड हुआ। 4 क्रोमेटिड मत सोचिएगा इसको। यहाँ जो लिखा जाता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, क्रोमोजोम एक ही है। ओके, क्रोमोजोम एक ही है, इसीलिए इसको अच्छी तरह समझिए। सिंगल क्रोमोजोम विथ डबल DNA and डबल क्रोमेटिड। क्लियर हो गया? ये सिंगल क्रोमोजोम विथ सिंगल DNA एंड सिंगल क्रोमेटिड था, जो आफ्टर रेप्लिकेशन यह क्या हो गया? सिंगल क्रोमोजोम विथ डबल DNA एंड डबल क्रोमेटिड। पूरी तरह से क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो DNA का रेप्लिकेशन इस तरीके से होता है, और सेंट्रोसोम का निर्माण जो होता है जरूरी होता है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, जब आप पढ़ेंगे सेल डिवीजन, है ना, तो दोनों ओर चले जाते हैं, दोनों पोल में, और स्पिंडल फाइबर इसी से आपका निकलते हैं, जो क्रोमोजोम को अपनी अपनी ओर, जो DNA का जो डबल हुआ है ना, तो उस क्रोमेटिड को अपनी अपनी ओर जो है पुश और पुल करते हैं, टानते हैं, और फिर बीच से जो कोशिका द्रव्य है ना, बीच से जो है डिवीजन हो जाता है और 2 कोशिका में बदल जाता है। इसलिए वाला जो है आपका डबल होता है, लेकिन क्रोमोजोम की संख्या जो है वही रहती है। एक इधर से आपका जुड़ता है काइनेटोकोर के पास से, और एक इधर से जुड़ता है, एक दूसरे को टान लेता है। इसको बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि यहाँ सेंट्रोसोम का निर्माण हो जाता है, जो धीरे धीरे दोनों दिशाओं में बढ़ना शुरू करता है, दोनों पोल्स की ओर। तो एस फेज क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम लोग G2 फेज में। गैप 2, है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चरण है। जैसे आपके JPSC एग्जाम्स की तैयारी हो चुकी है, मेंस के 15-20 दिन बचे हुए हैं, तो आज आप जो है लास्ट लेवल का अपने नोट्स को, अपने आप को लास्ट लेवल का स्क्रूटनी करते हैं, चेकिंग करते हैं कि कहीं कुछ गलती न रह जाए। जब फाइनल डे को आप जाइए एग्ज़ाम देने को, मुख्य परीक्षा में सेंटर जाइए, उसी तरीके से इस प्रोसेस में होता है, स्क्रूटनी होता है कि कुछ एरर्स तो नहीं रह गए हैं। अगर रह गए हैं तो उसका मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है ना। इसके अलावा सेल ग्रोथ में
कुछ अगर कमी रह गई हो सेल ग्रोथ में, थोड़ा बहुत और बैलेंस करके करना है कि ठीक 2 पार्ट में बंटना है, थोड़ा कमी या कुछ भी अनबैलेंस रह गया हो तो उसको भी चेक कर लिया जाता है और उसको सुधार दिया जाता है। और ये सब ना इस फेज में ना G2 फेज में क्रोमोजोम डबल नहीं होता है। दिमाग में इसको अच्छी तरह से बैठा लीजिए, क्रोमोजोम डबल नहीं होता है ना, सिर्फ डीएनए डबल होता है और क्रोमेटिड जो है एक ही क्रोमोजोम के पार्ट होते हैं वो डबल होते हैं, क्रोमोजोम जो है डबल नहीं होता है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक सर्कल के माध्यम से इसको मैं समझा देता हूँ अलग अलग फेज को। इसको 3-4 पार्ट में बांट दीजिए, है ना। हालांकि 95% होता है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इधर जो है मिटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है। यहाँ एक और फेज होता है जिसको G0 कहा जाता है ना। मिटोसिस हो या मियोसिस हो, पी मैट, इसको क्या कहा जाता है, पी मैट। P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज, T फॉर टेलोफेज। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में यह 8 पार्ट में बटेगा। क्लियर, 8 पार्ट में टोटल बटेगा। वहाँ पर मैं समझाऊंगा क्योंकि वह 2 राउंड में होते हैं और दोनों राउंड में जो है चारों फेज होते हैं। ये वास्तव में मियोसिस फेज है, लेकिन M फेज मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, है ना। कहाँ पर क्या होता है समझा ही चुका हूँ। G0 फेज को केवल समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि सारे विभाजन कंप्लीट होने के बाद कुछ सेल्स जो हैं साइलेंट मोड में चले जाते हैं लेकिन एक्टिव रहते हैं। याद रखिएगा, एक्टिव रहते हैं। जैसे हार्ट सेल हुआ, न्यूरॉन सेल हुआ ह्यूमन में, है ना। तो इसका उद्देश्य यह होता है, इसमें वृद्धि की आवश्यकता नहीं रहती, आवश्यकता समाप्त हो चुकी रहती है। लेकिन कभी कभार जब भी आवश्यकता पड़ती है तो फिर से वो आवश्यकता अनुसार वृद्धि कर लेते हैं। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, इसलिए चूंकि आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है, इसलिए यह हमेशा एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं कि इनएक्टिव हो जाते हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे रिजर्व फोर्स आप समझ रहे हैं ना, भारतीय सेना का रिजर्व फोर्स होता है, पुलिस का रिजर्व फोर्स होता है, उसी तरीके के G0 को समझिए जो कुछ ऐसे सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ इसके बाद जो है आपका कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस इत्यादि की क्रियाएं होती हैं। और किस सेल में समसूत्री विभाजन होगा, किस सेल में अर्धसूत्री विभाजन होगा, इस पर पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, आगे भी चर्चा होती रहेगी। लेकिन इतना समझ लीजिए, सामान्य सेल जो ऑटोसोम होते हैं समसूत्री विभाजन ही होता है सामान्य सेल्स में। लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो सेल्स होते हैं, है ना, वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि वहाँ पर क्रोमोजोम की संख्या जो है आधी रह जाती है। 46 का 23 ही रह जाता है। कुछ स्पेसिफिक सेल में इस तरीके से विभाजन होता है, टेस्टिज, ओवरीज इत्यादि जैसे हो गए एग्जाम्पल में, ताकि अगली पीढ़ी में किसी भी तरीके से आनुवंशिक समस्याएं उत्पन्न न हो और क्रोमोजोम की संख्या फिर मदर एंड फादर से मिल करके 23 + 23 जो है 46 हो जाए। इसलिए इस तरीके का विभाजन जरूरी था, है ना। तो ये सेल था। सेल के बाद मिटोसिस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मियोसिस को पढ़ेंगे। इसी तरीके से छोटी छोटी क्लासेस में समझाता चलूँगा पूरे लाइफ साइंस के प्रत्येक टॉपिक्स को, ताकि आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना रह जाए। और इसको जो है आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। और बेसिक वीडियो जो है आपका आधार है। बेसिक वीडियो को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, उसका मैं जगह जगह यूज करूँगा जो भी मैंने बेसिक वीडियोस में बताए हैं, है ना। और जो भी इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं 9661163344 पर मुझे मैसेज करें, मैं जोड़ दूंगा, है ना। वहाँ पर शुल्क बहुत ज़्यादा नहीं है, बस जितना
कम रखना संभव हुआ है उतना कम रखा गया है, उसका लाभ आप लोग उठाइए। और 11th जेपीएससी के प्रीलिम्स मेंस दोनों के साथ में वहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। साथ ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी यथावत होते ही रहते हैं। धन्यवाद।